हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा रावत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 1, जिसमें हम कवर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे एंड देन डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम डायमेंशन एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं स्केल से। मास है, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं और फोर्स, टाइम, प्रेशर, ये सारी क्वांटिटीज जितनी भी हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि हम इनको क्या मेजर कर सकते हैं। हाँ, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू गुस्से की नाप नहीं सकते हैं कि हमने एग्जैक्टली इतना गुस्सा किया है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि हमने 2 kg का गुस्सा किया है या फिर हमने 2 मीटर का गुस्सा किया है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। हम उसको एक क्वांटिटी में, हम उसको एक वैल्यू में हम उसको नाप नहीं सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है एक नंबर से, साथ में उसके एक यूनिट से। P फिजिकल क्वांटिटीज को जैसे n इंटू यू, जहाँ पे n क्या है, कोई एक नंबर है और u यूनिट है। यूनिट की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि ए कोई एक पर्सन है जिसने डिस्टेंस कवर किया है 2 का, वैसे ही बी एक और पर्सन है जिसने डिस्टेंस कवर किया है 2 का। अब यहाँ पे 2 से क्या समझ रहे हैं? अगर सपोज मैं कह रही हूँ 2 मीटर और एक ने कहा 2 सेंटीमीटर, अगर सिर्फ 2 होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कितना, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है या डिफरेंट, अगर सिर्फ 2 और 2 हम ले रहे हैं। बट अगर यहाँ पे हमने इसमें यूनिट लगा दी है, दैट इज यहाँ पे मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ए ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है इन कंपैरिजन टू बी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, जिसका एग्जांपल होता है लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम, मास, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और वहीं पे अगर हम ड्राइव क्वांटिटीज की बात करें तो ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव करते हैं, या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लिकेशन करके या फिर डिवीजन करके। हम के जिस क्वांटिटीज को हम ड्राइव करते हैं ऐसी क्वांटिटीज को हम ड्राइव क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया हम बोल सकते हैं लेंथ का स्क्वायर। अगर हम किसी स्क्वायर का एरिया बोल रहे हैं तो लेंथ का स्क्वायर, यानी कि अगर हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिल रहा है। वैसे ही वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ये सब क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ये सब क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो जिन यूनिट्स को हम यूज करते हैं इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और वैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो जहां पे फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, ये
ये दोनों ही यूनिट्स इस सिस्टम में आती है। ये पूरा सिस्टम जहाँ पे फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट दोनों को रखा गया है, ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। नाउ एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है जिसमें हम सभी यूनिट्स को हम नॉर्मली एसआई सिस्टम में ही लिखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसआई सिस्टम के बेसिस पे हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी ये यूनिट्स है, लेंथ की है मीटर, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, टेम्परेचर की होती है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है जैसे प्लेन एंगल जिसका होता है रेडियन, यूनिट होती है रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल की हम बात करते हैं 2D में। सपोज करो ये कोई एक आर्क है, सो इस आर्क से सबटेंडेड जो भी एंगल होगा ये थीटा, इस आर्क से सबटेंडेड जो भी ये एंगल है थीटा, इसी एंगल को बोलते हैं हम प्लेन एंगल और सिंपली एंगल। तो एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, जहां पे आर्क है ये और रेडियस है ये, और ये है आर्क। तो सॉलिड एंगल की हम बात करते हैं 3D में। 3D में किसी एक, ये सपोज एरिया है, इस एरिया से सबटेंडेड जो भी कोण बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इस एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू होता है एरिया अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो भी होती हैं ये डायमेंशनल लेस होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और ये दोनों क्या होती हैं? डायमेंशनल लेस होती हैं, इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं? अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जनरली हम सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट्स को हम सीजीएस सिस्टम में भी लिखते हैं। जनरली सीजीएस में लिखते हैं, एसआई सिस्टम और सीजीएस में लिखा जाता है। तो सीजीएस में हम लेंथ, मास और टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में। एफपीएस सिस्टम भी होता है जिसमें हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में मेजर किया जाता है लेंथ, मास और टाइम। अब डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन दिया है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उसको ही डायमेंशन बोला जाता है। सिंपली इट्स अ पावर। लेंथ को हम डायमेंशनली इस तरीके से लिखते हैं, मास को इस तरीके से लिखा जाता है, टाइम को T से लिखा जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को कहीं पे A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे I से भी, और टेम्परेचर को K से या फिर थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को C से। इस तरीके से ये डायमेंशनली हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की अगर हम बात करें तो ये हो गया सिंपली लेंथ का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट बोलेंगे तो एसआई यूनिट होगा मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे या फिर डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा L क्यूब। तो इसी में हम बोलेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है? 3 इन लेंथ। लेंथ में कितना है?
3 है, क्योंकि इसमें लेंथ क्या है, एल की पावर कितना है 3 है, तो वो हो जाएगा 3 इन लेंथ। और अगर हम बोलेंगे डायमेंशन इन मास, वो कितना है 0 है, क्योंकि मास यहाँ मास की पावर कितनी है, यहाँ पे m की पावर क्या है 0 है, और t टाइम की पावर क्या है वो भी 0 है, तो हम बोलेंगे t टाइम 0 इन टाइम। तो ये सब डायमेंशन हो गई, 3 इन लेंथ, 0 इन मास एंड 0 इन टाइम। अगर हम एक और एग्जांपल लें फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, अगर हम इसकी SI यूनिट बोलें तो क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, mLT की पावर -2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशंस बोलेंगे तो मास में क्या है डायमेंशन 1 है, लेंथ में डायमेंशन क्या है 1 है, और टाइम में डायमेंशन क्या है -2 है। तो ये बहुत ही इजी है कि डायमेंशंस क्या हो जाएगी, इनकी मास लेंथ टाइम इन सब की जो पावर हो जाएगी वो इनकी डायमेंशन हो जाएगी, और इस तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। अब बात आती है डायमेंशनल एनालिसिस की और उसके एप्लीकेशंस हम इसमें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में सभी जितने भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जितने किसी भी इक्वेशन में जो भी टर्म ऐड है या फिर सब्ट्रैक्ट है उन सभी का डायमेंशन सेम होता है, यानी कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लें इसमें भी, तो सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ x प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे 4 टर्म्स है 1 2 3 एंड 4, और यही 4 टर्म्स क्या है, कुछ ऐड हो रहे हैं कुछ माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a and that is equals to dimension of b and is equals to dimension of c। यानी कि x का डायमेंशन, a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और c का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होगा किसी भी इक्वेशन में। ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया जाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली। हम किसी भी इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो करेक्ट है क्या नहीं। किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पे है डायमेंशनली करेक्ट, कोई भी इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है ये हम सिर्फ डायमेंशनली बता सकते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्टली इक्वेशन करेक्ट है क्या नहीं है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली करेक्ट हो भी सकती है, बट अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका भी अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि कैसे हम पता करेंगे कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है क्या नहीं है। तो सपोज मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने। यहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस है, u इज द वेलोसिटी, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। तो अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहले तो कितने टर्म्स हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक ये है और एक टर्म ये है जिसको हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इन 3 टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं x का डायमेंशन क्या होगा, x इज अ डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। अब डायमेंशन ऑफ ut का डायमेंशन क्या होगा, u क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, l t-1 और t इज द टाइम इनटू t, ये हो जाएगा। तो यहां से इसका डायमेंशन क्या आ गया, l आ गया। और वह सिमिलरली डायमेंशन ऑफ a t स्क्वायर,
डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2 होता है एक्सीलरेशन का, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से भी क्या आ गया, इसका डायमेंशन एल आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों ही x का डायमेंशन, ut का डायमेंशन और at का डायमेंशन क्या है, l है। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब आपको पता होगा कि इक्वेशन होती क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हाफ टर्म नहीं है, बट फिर भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बट एग्जैक्टली करेक्ट इक्वेशन हमारी ये होती है, ना कि ये। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं है, बट एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि वो करेक्ट है या नहीं है। अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जाता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए भी। तो इसमें इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये n1 u1 is equals to n2 u2, जहां पे n is a number and u is the unit। तो यूनिट के कन्वर्जन के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। हमें पता करना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। Now Newton is the SI unit of force and dyne is the CGS unit of force। न्यूटन SI यूनिट है और डाइन CGS यूनिट है फोर्स की। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि न्यूटन का SI यूनिट में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फिर क्योंकि ये SI यूनिट है, तो डाइन को हम डाइन को कैसे लिखेंगे, हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे। तो हमें ये पता करना है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, जहां पे n1 इज द नंबर यहाँ की 1 होगा, हमें 1 किलोग्राम, और u1 इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। n2 हमें कैलकुलेट करना है और u2 इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम में लिख सकती हूँ। 1 मीटर को मैं लिख सकती हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ गया n2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5। तो यहाँ से हमें पता चल गया दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये होता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5। तो इसी तरह हम किसी भी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन हम निकाल सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। ये एक पेंडुलम है जिसमें ये एक बॉब है जिसकी लेंथ L है पेंडुलम की, और इसका मास M है। तो हमें इस पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे, इस पेंडुलम की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, इस बॉब के मास पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लेंथ पे, मास पे और g पे टाइम पीरियड किस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट
टी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स। अब एल पे लेंथ पे तो डिपेंड करता है, बट किस तरीके से डिपेंड करता है ये हमें नहीं पता है, तो हम लिखेंगे कि एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड में, जहां पे एक्स वाई जेड ये हमें फाइंड आउट करने हैं कि किस तरीके से लेंथ, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने ले लिया k। यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज t और वो किसके इक्वल होगा, k एक प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट है, तो k क्या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के डायमेंशन में, जहां पे l का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का l होता है, मास का m होता है और g एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का होता है LT-2 की पावर z। तो इस तरीके से ये डिपेंड करेगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा L की पावर x प्लस z, यहाँ से L प्लस z ये हो जाएगा, m की पावर y होगा और t की पावर -2 z होगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, दोनों की पावर्स, डायमेंशंस की पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस z इज इक्वल्स टू 0 होगा, y इज इक्वल्स टू 0 होगा और -2z इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा z क्या आ गया, यहाँ से -1/2, z इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -z इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया एंड y इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, x इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू -1/2। तो t टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल्स टू k l की पावर x इज 1/2, m की पावर 0 एंड g की पावर -1/2। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। तो ये आ गया यहाँ से t का l पे और g पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो चलिए फिर इस फर्स्ट लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इससे आगे के टॉपिक्स जो हैं हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।